हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। विश्व हिंदू सेना ने एक बार फिर पोस्टर वार शुरू किया है और इस बार निशाने पर है कम्युनिस्ट पार्टी। वीसी ने कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय और आसपास पोस्टर चस्पा कराए हैं, जिसमें सभी कार्यालयों से कम्युनिस्ट शब्द हटाने की अपील की गई है। दबी जुबान में इसे चेतावनी भी माना जा रहा है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि कम्युनिस्ट शब्द से माओ व चीन की बू आती है। पोस्टर में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पार्टी तक बदलने की बात कही गई है और लिखा गया है कि ऐसे लोग राष्ट्रहित में अपनी पार्टी बदल लें या फिर बोर्ड हटा लें। इस बाबत में विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा है कि जो लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूतों के मानने वाले हैं, वो इसे करबद्ध निवेदन समझें और जो वामपंथी विचारधारा या देश हित से सरोकार नहीं रखते, उन्हें चेतावनी है। इस पोस्टर में लिखी बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो विश्व हिंदू सेना क्या करेगी? इस पर सवाल अरुण पाठक ने शायराना अंदाज में दिया है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आपको बता दें कि भारत चाइना लद्दाख प्रकरण में शहीद हुए सेना के जवानों की शहादत के बाद विश्व हिंदू सेना ने चाइना और उनके समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वही से लगातार चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रही है। अब कम्युनिस्ट पार्टी पर वैसे की नज़र टेढ़ी हो गई है। अब आगे देखना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यालय से कम्युनिस्ट शब्द हटाते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं हटाते हैं तो विश्व हिंदू सेना का अगला कदम क्या होगा। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरुण पाठक हूँ, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेना। आज किस तरीके का पोस्टर आपके द्वारा लगवाया गया है शहर के अंदर? जिस तरह का विवाद चाइना से चल रहा है, हमारे देश के जवानों की शहादत हो रही है। 1962 से लगातार चाइना पूरे विश्व को भी धोखा दे रहा है और हिंदुस्तान के साथ कभी सीमा विवाद उत्पन्न करके, विभिन्न प्रकार के विवादों को उत्पन्न करके हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र चाइना करता रहता है। चाइना के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है और कम्युनिस्ट पार्टी से माओवाद का बू आता है और जिस भी चीज़ों से माओवाद या चाइना का बू आता है वो हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण हैं हिंदुस्तान के, उनसे एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मेरा निवेदन है कि वो लोग तत्काल इस पार्टी को छोड़े, अपने अपने घरों से बोर्ड हटावे, अपने अपने कार्यालयों से बोर्ड हटावे। कहाँ पे पोस्टर लगाया गया आज वाराणसी में? कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के अगल बगल इसको लगाया गया है, जिससे सारे कम्युनिस्टों तक ये संदेश पहुँच जाए। अगर वो राष्ट्रहित में कम्युनिस्ट पार्टी को तिलांजलि नहीं देते हैं तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तान के संविधान से जिनको प्यार है, उनके लिए करबद्ध प्रार्थना है। लेकिन जो माओवादी हैं, जो अपना आका, अपना अब्बा, अपना खुदा माओ को मानते हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी है और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों का देश है और अभी भी धरती वीरों से खाली नहीं है। हम लोग किसी माओवादी और किसी ऐसे तमाम उग्रवादियों से नहीं डरते। अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तो इनके बिलों में घुस के इनको खोज के निकाला जाएगा। आज ये पूरे प्रदेश में
जो ये शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है और लगातार हो रहा है, पशुधन विभाग में जो घोटाला लगातार हो रहा है, अन्य विभाग PWD से लेकर सारी सरकारी संस्थाओं में, आप बनारस में देख लीजिए, इनके मंत्री रविंद्र जी जायसवाल बनारस के मंत्री हैं और खुदे परेशान है अपने बनारस में ही। जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनके मंत्री यहाँ परेशान हैं और वो मुख्यमंत्री से जाके गुहार लगा रहे हैं। उनकी बात यहाँ अधिकारी नहीं सुने, मुख्यमंत्री के गुहार लगाने निकल गए थे परसों और जाकर कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार और इसकी जांच कराइए। तो जिस सरकार का मंत्री परेशान हो तो आम जनता और आम जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी बात ही अलग है। जब मंत्री परेशान है, सब इस भ्रष्ट सरकार से, भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, तो हम सब लोग सड़क पर बैठे हैं कि शिक्षा विभाग हो, PWD हो, पशुधन हो, जो लगातार ये भ्रष्टाचार और बेईमानी के आ रहे हैं, प्रकरण आ रहे हैं, इसकी तत्काल न्यायिक जांच कराएं। हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ धरने पर बैठी। इस सरकार का स्लोगन हुआ करता था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अब उसको उल्टा कर दीजिए मनीष जी, आप भ्रष्टाचार युक्त सरकार, मुक्त को उल्टा कर दीजिए, युक्त हो गया है। बता तो रहा हूँ कि जो उनके मंत्री ही, यहाँ के उत्तरी के विधायक जो हैं, मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, लगातार, अब वो जब काम हो रहा था, जब उनके क्षेत्र में काम हो रहा था, तब वो आनंद ले रहे थे, सो रहे थे। जब सब काम हो गया, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पैसा ले गए, तो अब वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम भी अपने क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे हैं। हम काम शुरुआत जब होती है तब से हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं शुरू से। तो जब सारे काम हो गए तो आप क्या कर रहे हैं? सब कमीशन खोरी तो आप ही लोगों ने किया है, आपके ठेकेदार ने किया, आप ही के विभाग के लोगों ने किया है, जो आपसे संबंधित लोग हैं। अब केवल अपने आप को अच्छा बनने के लिए, जनता के बीच में अच्छा संदेश देने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरीके से पूरा इसको जो जितना भी कहा जाए कि भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार चल रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस? अब स्टेप हम अगले कार्यक्रम में तय हो रहे हैं, आगे इसकी सूचना हम दे देंगे, आपको बता देंगे। कोरोना काल में वाराणसी से अच्छी खबर। वाराणसी में पूर्वांचल की पहली DRDO से अप्रूव्ड PPE किट बनाने की उत्पादन इकाई फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। 7 वैरायटी के PPE किट की सैंपल DRDO को भेजा गया था, जिसमें DRDO की तरफ से 7 वैरायटी को अप्रूवल देकर इस फैक्ट्री को उसके उत्पादन की अनुमति दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री ने भी इस वैश्विक महामारी काल में इनके इस प्रयास की सराहना करते हुए इन्हें बधाई और धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस फैक्ट्री को शुरू किया गया है। साड़ी उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा यह फैक्ट्री शुरू की गई है। हर महीने यहाँ पर 5000 पीस PPE किट का उत्पादन किया जाएगा। इसकी कीमत भी 500 रुपए के अंदर ही रखी गई है। इस इकाई से उत्पादन शुरू होने के बाद पूर्वांचल सहित अन्य आसपास के सभी जिलों में PPE किट की उपलब्धता कम दामों में सुगम तरीके से शुरू हो जाएगा। आपका नाम? मैं गोविंद अग्रवाल। गोविंद जी, ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, मैं ही देखता हूँ। PPE किट बनाने का कैसे आपके मन में आया और किस तरह की दिक्कतें हुई यहाँ तक के सफर में? आज से 2 महीने पहले जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में PPE किट की बहुत डिमांड हो रही है और भारत सरकार को इस विषय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग के मन में विचार आया, चूँकि हम लोग का साड़ी उद्योग और सूट उद्योग में पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का विचार आया क्यों ना PPE किट के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चारों तरफ से, जिला उद्योग से भी हमको एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। तो उनके प्रयासों से आज हम लोग जो है इस उद्योग को चालू कर पाए। कितना आपने टारगेट रखा है पर डे? अभी फ़िलहाल हम लोग का जो टारगेट है लगभग 200 से 250 PPE रोज़ बना रहे हैं आज की डेट में। आगे जाके फिर 500 तक तो हमको इसको लेके जाना है, फिर जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। DRDO से आप लोगों को अप्रूवल हुआ है? जी, DRDO में हम लोगों ने 7 सैंपल भेजे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को 7 के 7 सैंपल ISO 3, ISO 5 और ASTM तीनों टाइप से वो पास किए गए हैं हर तरीके से। रेट की बात की जाए, जैसे बाहर जो PPE किट अभी तक आ रहे थे जी, उसकी अपेक्षा इसके रेट में हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम दामों पे अच्छी
गुणवत्ता की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समस्या को आगे होकर बिल्कुल हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, तो कम से कम दामों में हम लोग इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 500 रुपये के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मार्केट में पूरे सब एसेसरीज के साथ उपलब्ध कराएं। मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक होगा जी। इसे सप्लाई का कहीं आप लोगों से बात हुआ है या कैसे इसकी सप्लाई करें? जी हाँ, हमारी यहाँ पे बनारस CMO से भी बात हुई है और हमारी चंदौली CMO से भी बात हुई है, और उन लोगों का कहना है कि हम ज़रूर उन्होंने हमारा उत्पाद देखा, उनको काफ़ी पसंद आया, और हम लोग एक रीयूजेबल PP किट का भी उत्पादन कर रहे हैं कि आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव करके। तो वो उस उत्पाद को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें इस उत्पाद की ज़रूरत है। व्यापार आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं जी। तमाम तरह जी, के आपके जी। सामने से गुजरे, लेकिन इसको करके आपको कितना सुकून मिल रहा है इस काम से? इस काम को करके इतना सुकून मिल रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि आज हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस जो इस बीमारी को लड़ने के लिए एकदम अपने जी जान लगा रखे हैं, तो हमको उनकी सेवा करने में जो एक उपलब्धि मिल रही है कि हाँ, हम भी उनके लिए कुछ कर सक रहे हैं। ये आपका नाम है? मैं राजेश भाटिया, प्रेसिडेंट हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी। भाटिया जी, आज यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस कानून की आपको कल लगाई, किस तरह की कठिनाइयाँ आई इसे शुरू करने से? देखिए, कठिनाइयाँ मैं नहीं मानता, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई आपदा है, जैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, तो हमारे लिए अवसर है। जैसे ही ये प्रॉब्लम आई कोरोना की, कोविड-19 की, एक अवसर भी आया इसी चीज़ को लेकर के, और हम लोगों ने ये सोचा कि आज की जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है ये है कि हमें अपने कोरोना योद्धाओं को बचाना है, जो हमारा इलाज कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके जो हॉस्पिटल कर्मी हैं। तो ये सबसे पहले ये दिमाग में सोचा है कि हम लोगों को PPE किट बनाना चाहिए। उस सोच को मूर्त रूप दिया गया, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, एसोसिएशन के साथ मिल करके। यहाँ के पुराने सम्मानित उद्यमी हैं जिन्होंने ये कारखाना लगाया। पहले से इनका कार्य साड़ी का था, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने PPE किट बनाने का कार्य शुरू किया। कितनी वैरायटी यहाँ पे PPE किट बनती है? ज़रूरत के हिसाब से अभी 7 तरह की PPE किट बना रहे हैं, लेकिन जैसी भी आवश्यकता होगी, वेल इक्विप्ड प्लांट है, सारी प्लांट मशीनरी लगी हुई है। आगे भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उस तरह के PPE किट बन जाएंगे। कितनी क्षमता है, कितना बनेगा महीने में, कितने, और उसकी सप्लाई कैसे, कहाँ पे आपके पास? अभी देखिए 5000 किट प्रतिमाह बनने के हिसाब से क्षमता शुरू हुई है, और इसको 10,000 तक अगले 2-3 महीनों में कर लेंगे, ऐसा प्रोग्राम है। इसके बाद भी जो अपने लोगों की सोच है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए हम आत्मनिर्भर पूर्वांचल बनाना चाहते हैं, कम से कम PPE किट के मामले में। तो पूर्वांचल की रिक्वायरमेंट अगर 10,000 से ऊपर भी होगी तो आगे और एक्सपेंशन करेंगे, जैसा हमारे बात हुई है यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, आगे इसका एक्सपेंशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे कि पूरी पूर्वांचल की आवश्यकता को पूरा कर सकें। अभी स्टार्ट में आप लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, तो अभी स्टार्ट में आप लोग इसे कहाँ देंगे? जैसे अभी कहीं बात हुई है, कहीं ऑर्डर है या नहीं? अभी ये कल ही शुरू हुआ है और अभी DRDO से अभी मान्यता मिली है। देखिए, ये PPE किट ये बड़ा सेंसिटिव आइटम है, ऐसे आप बना करके कोई भी बाज़ार में नहीं बेच सकता। इसके लिए DRDO से लाइसेंस लेना पड़ता है, DRDO में सैंपल जाते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है। तो पीछे 1 महीने से उस प्रक्रिया में लगा हुआ था ये उद्योग, अब उसको DRDO से मान्यता मिल गई है। जेम पे इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो जेम के माध्यम से सरकारी सप्लाई होगी, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट जहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी ये जाएगा। इसके मशीनें कहाँ से आप लोग लेना पड़ेगी? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग प्रयास में थे मशीन आ जाए, मशीन आया भी दिल्ली में बहुत दिनों तक रुका हुआ था। देखिए, वो बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये सारी परिस्थितियाँ बन गई थी, उसकी वजह से डिले हो गई मशीनें, लेकिन फिर भी ईश्वर का शुक्रगुजार है कि आ गई समय पे और समय से चीज़ें शुरू हो गई। सर, आपका नाम है? उमेश कुमार सिंह, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री, वाराणसी। सर, आज यहाँ पे PPE किट बनाने के लिए DRDO की तरफ से मानक के अनुसार क्या है, तुरंत चीज़ जानना चाहूँगा, और कितना प्रशंसनीय है? आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में है और इस संकट से भारत भी गुजर रहा है। जब ये रोग शुरू हुआ था, ये महामारी का शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट ये था कि इससे लड़ने के लिए हमारे जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा, डॉक्टरों के लिए जो आवश्यकताएं थी, उसमें एक PPE किट की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर
अभियान है उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। पीपीई किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो डीआरडीओ और सिट्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। ये हर महीने लगभग 5000 पीपीई किट तैयार करेगी। धीरे धीरे से उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। सर स्टार्ट से ही ये लोग प्रयासरत थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना लेट हुआ। ऐसे में इन्हें किस तरह की मदद आगे दी जाएगी? चूँकि ये चिकित्सकीय उपकरण है इसलिए इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। भारत सरकार के इसमें मानक हैं, इसलिए इसके मानकीकरण के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए इनको 2 संस्थाओं से, सिट्रा और एक जो है डीआरडीओ से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। इसमें प्रदेश सरकार ने इनका सहयोग किया और हम लोग इसके लिए पूर्वांचल में इसलिए प्रयासरत थे कि इधर का जो क्षेत्र है वो इससे इस किट की सप्लाई से पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। सर इनके यहाँ जो किट तैयार होगा इसे किस तरह से ये मार्केट में कहाँ इन्हें सप्लाई करना है? इसमें अब हम लोग इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जेम बोलते हैं जिसको, उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि गवर्नमेंट को सीधे सप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनको भी इनका हम लोग कॉन्टैक्ट चिकित्सा विभाग के द्वारा कराएंगे ताकि कम पैसे में और उच्च क्वालिटी का उत्पाद सीधे उन नर्सिंग होम को, उन आवश्यकता वाले हॉस्पिटल को मिल सके। सर वाराणसी में इनके अलावा और भी कोई उद्यमी थे जो इस तरह से काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे या और कोई है? इस प्रकार के निर्माण की अगर बात करें तो जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा कुछ तैयार जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका मानक है उसके अनुसार ये इकलौती इकाई अभी आरंभ हुई है और इनकी क्षमता इतनी रहेगी कि हमारा पूरा पूर्वांचल, जिसमें लगभग 20 से 30 जिले आते हैं, 29 जिले आते हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पीपीई किट का उत्पादन अब सरप्लस हो गया है इंडिया में और इसके लिए हमारे उद्यमी साथी मांग कर रहे हैं कि निर्यात पर छूट दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है और धीरे धीरे ये तय है कि गवर्नमेंट को जब ये लग जाएगा कि हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक पीपीई किट है इमरजेंसी को देखते हुए, तो इनको अनुमति मिलेगी और ये निर्यात भी करेंगे, क्योंकि बनारस भदोही का क्षेत्र आप जानते हैं निर्यात के लिए पूर्व से ही विदेशों में प्रसिद्ध है, इसलिए इनको ऑर्डर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें किस तरह से कॉम्प्लेक्स करेंगे? इन्हें किस तरह से धन्यवाद और बधाई? ये निश्चित तौर पे ये उद्यमी बंधु बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि जो इनका पारंपरिक कार्य था साड़ी का काम, उसको चलाते हुए भी देश की आवश्यकता को देखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा को अपनाते हुए इन्होंने आज की आवश्यकता के अनुरूप इस उत्पादन को आरंभ किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। काशी का जाबाज माझी। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी आपदा को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी और इससे अलग अलग जोनों में तब्दील कर दिया था, जिससे इस बीमारी के खतरे से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी क्रम में प्रशासन ने गंगा में नाव संचालन पर भी रोक लगा दिया था। अनलॉक 1 में जिला प्रशासन ने लगभग 97 दिनों के बाद नाविकों को नाव संचालन की सशर्त अनुमति दी है, जिससे नाविकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी के नाविक समाज के ऊपर अभी भी रोजी रोटी के संकट मंडरा रहे थे, जिसको लेकर के नाविकों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बनारस के नाव संचालकों को नाव चलाने की अनुमति दे दी है, जिससे माझी समाज काफी प्रफुल्लित है। इसी क्रम में जब जिलाधिकारी घाट पर पहुंचे तो उन्होंने घाटों का नजारा लिया। साथ ही नाविक समाज के नेता व संचालक शंभू साहनी ने उन्हें नौका विहार कराया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने माझी शंभू साहनी की सराहना करते हुए 2000 रुपए का इनाम दिया, जिसे शंभू साहनी ने लेने से इनकार करते हुए मात्र 100 रुपए देने को कहा, जिस पर प्रसन्न होते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इससे तुम अपने बच्चों के लिए घर मिठाई लेकर जाना और उन्हें खिला देना।
मेरा नाम शंभुनाथ माझी, मैं एक समाज सेवक हूँ। बनारस नौकायान समाज समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ। आज जिलाधिकारी आए थे, आप लोगों को नाव संचालन की अनुमति मिल गई, कैसा लगा? ऐसे तो कल रात को हम लोग के मोबाइल पर 9:30 बजे फ़ोन आया था। कल रात को ही हम लोग को आदेश हो गया था, तो हम लोग अपने समाज में बात करके तो आज हम लोग सुबह यहीं पे बैठ के गंगा पूजा कर रहे थे सामने यहीं पे। तो यहीं पूजा करके हम लोग ऊपर आए तो सामने से ही डीएम साहब आ रहे थे। तो डीएम साहब से हम लोग का वार्ता भी हुआ, उनसे चर्चा भी हम लोग का हुआ। तो आज हम लोग की बहुत ही खुशी के दिन है हमारे समाज को कि आज 97 दिन के बाद 98वां दिन जो है हमारा नाव चालू हो गया। हम अपने कमा कर अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं। आज पहला दिन था और कैसा रहा, कितनी शुरुआत हुई, कितनी बोनी हुई? आज तो बहुत सौभाग्य की बात है, जो जिला अधिकारी महोदय जो है भाई जिला के हमारे मालिक हैं, वो आज हमारे नाव पे घूम के आज हमें वो 2000 रुपये भी दिए हैं। मैंने उससे ले नहीं जाता मगर ज़बरदस्ती हमको दिए हैं। बोले कि अपने घर में अपने बच्चे को मिठाई लेके चले जाना, उसको सबको खिला देना। टाइमिंग क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने के लिए कहा गया? टाइमिंग है जो जिलाधिकारी महोदय साहब जो बात वो कहे हैं तो मैं उनकी बातों का पालन करते हुए सैनिटाइजर का और मास्क का मैं इस्तेमाल करूंगा। जो मास्क पहन के नहीं आएगा हम उसको अपने नाव में नहीं बैठाएंगे। समय की बात करें तो कितने समय तक के लिए अनुमति दी गई है? सुबह से सुबह मॉर्निंग से लेकर 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। सर यहाँ सुमेरपुर एक नाले में पंजाब सिंध आपकी बैंक के तमाम दस्तावेज पड़े मिले हैं, तमाम पासबुक हैं लोगों की, क्या कहना है इसमें? सर मैं शाखा प्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक भगवा सुमेरपुर से। मेरी भी संज्ञान में आज सुबह ही आपके ही चैनल के माध्यम से ये खबर आई है। असल में कुछ चेकबुक्स जो पासबुक्स थी हमारे ब्रांच में पड़ी हुई थी, कह सकते हो आपकी डुप्लीकेट पासबुक्स थी या फिर रिजेक्टेड पासबुक्स जो कस्टमर काफ़ी टाइम से ले नहीं गए थे या फिर उनको डुप्लीकेट इश्यू हो गई थी कुछ टाइम पहले। तो आई थिंक वो अराउंड 15-20 पासबुक्स इस तरह की थी, जिसको हमारे स्टाफ से गलती ये हुई कि उसको हमेशा ये होता था कि जो कूड़ा होता था या वेस्टेज होते थे उसको यहाँ ब्रांच के सामने जला दिया जाता था। पर कल ये मेरी जानकारी के बाहर ही कि कूड़े को उन्होंने ले जाके उस नाले के पास जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे फेंक दिया गया। तो वैसे मैं इसकी पूरी पुष्टि करता हूँ कि वो सारे वेस्ट पेपर्स ही हैं, किसी तरह का किसी के इसमें किसी का हानि होने का कोई मतलब उसमें ओरिजिनल किसी तरह की कोई पासबुक नहीं, कोई पासबुक इस तरह की नहीं कि जो कस्टमर से बिलोंग करती हो और उसे ना दी गई हो। वो सारी पासबुक इस तरह की है जो उससे बिलोंग करती थी और उन्होंने नहीं ली, जिस पे सिर्फ फर्स्ट नेम और एड्रेस ही मेंशन था, कोई स्टेटमेंट अकाउंट की कुछ नहीं है उसमें। सर हाँ नेम जी बताएं, क्या देखा आपने यहाँ नाले में? जी ये करवन नाला पे हमने देखा कि पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा सुमेरपुर के कुछ ज़रूरत कागज़ पासबुकें इस नाले पे पड़ी मिली। ये कागज़ जो बैंक में होना चाहिए ये तो फिर कस्टमर के पास होना चाहिए, ये एक लवारा यहाँ पर फेंक दी गई हैं। ये एक संदेह होता है कि पता नहीं कि ये बैंक की घोर लापरवाही है कि इस लापरवाही से इन्होंने इनको आवारा फेंक दिया यहाँ पर। आपने किसको सूचना दी इसके बारे में? हम चौकी में सूचना दी, जो हमारा यहाँ पर चौकी लगता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ कागज़ नष्ट हो इसलिए नष्ट किया गया हो, मगर इस कागज़ ऐसे नहीं नष्ट किए जाते हैं। जो बैंक के कागज़ हैं एक नाले में फेंक दिए जाएँ। बहुत से लोगों की पासबुकें निकली हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अबरार अली। आपने कैसे देखा ये पासबुक बैंक की? ये मैं जा रहा था दाढ़ी बनवाने इधर फाटक के पास में, तो जब जा रहा था तो इधर सामने देखा नाले में वो पड़ी पासबुक और कागज़ काफ़ी पड़े थे। तो मैंने निकाल के देखा, उसमें पैसे भी मान लो थे, निकले भी थे उसमें, और एप्लीकेशन में 1-2 लोगों के नंबर भी थे। तो फिर मैंने उसे नईम अख्तर को बुलाया, सभासद वार्ड नंबर 9 के। उन्होंने आके देखा, उन्होंने प्रशासन को दिए खबर। अगर पासबुक में लोगों की एंट्री है पैसों की? जी। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं